साइंस में जीवों के वर्गीकरण में हमने देखा कि वैज्ञानिक जो हिट करते तो इन्होंने समस्त जीवों और पौधों को 5 वर्गों में इन्होंने बांटा। वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो बच्चों, इससे पहले हमने प्लांटिया का अध्ययन किया। प्लांटिया ने समस्त पेड़ पौधे, तो समस्त पेड़ पौधों को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला था थैलोफाइटा, यानी जिनकी शारीरिक संरचना तिनके के समान होती है, जिसमें शाखाएं पत्तियां नहीं पाई जाती। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अगला था बच्चों टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा वर्ग में जड़, तना, पत्ती और फूल आदि पाए जाते हैं। तो इसके 2 भाग हैं, एक जिनमें फूल पाए जाते हैं और एक जिनमें फूल नहीं पाए जाते। ठीक है, फूल या बीज। तो जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं वो क्रिप्टोगैम कहलाते हैं, और जिनमें बीज पाए जाते हैं उन्हें हेटेरोगैम कहा जाता है। अब इनको भी पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यानी जिन पौधों में बीज उत्पन्न होते हैं, तो बीज कैसे होते हैं, या तो नग्न बीज होते हैं, यानी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। दूसरा होते हैं फल के अंदर बीज, यानी एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आवृत बीज और अनावृत बीज के वर्ग में इनको बांटा गया है। अगला बच्चों हम देख रहे हैं एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में वह सभी सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव जंतु तक आते हैं जो कि जीवित हैं। ठीक है, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य भी एनिमेलिया समूह के अंतर्गत आते हैं। तो एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमकोशी जीव आते हैं। इसका पहला है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का अर्थ होता है कि छिद्रों वाले जीव। तो ये किसी स्थान से चिपके रहते हैं, किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र जो है नाल प्रणाली, संवहन प्रणाली का ये कार्य करता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा इनके शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ पहुँचते हैं। ठीक है, और जो व्यर्थ पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला है सीलेंट्रेटा। तो जल में रहने वाले जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन जो है ऊतकीय स्तर का होता है, यानी कोशिकाओं के समूह से ये मिलके बने होते हैं। इनमें विकसित देहगुहा पाई जाती है, और इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। ठीक है, एक बाह्य परत होती है और एक आंतरिक परत होती है, और दोनों की परतों के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसे देहगुहा कहा जाता है। ठीक है, इनमें कुछ अकेली रहती हैं, उन्हें एकाकी कहते हैं, और कुछ समूह में रहती हैं। ठीक है, तो उन्हें सामूहिक कहते हैं। तो अगला आता है इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में बच्चों चपटी संरचना वाले, तो इनकी शारीरिक संरचना कैसे जटिल होती है, और इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित यानी इनके शरीर के दोनों तरफ दाएं और बाएं भाग संरचना समान होती है, और इनका शरीर त्रिकोणिक यानी आगे से नुकीला होता है, जैसे नौका रहती ना, नौका, तो नौका के आकार का त्रिकोणिक होता है। ठीक है, और त्रिकोणिक होने से पानी में आसानी से गति कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी में आसानी से आगे मिट्टी में इसी अपने आगे की नुकीली संरचना के कारण मिट्टी में गहराई तक ये घुसते जाते हैं। और इनका शरीर जो पृष्ठ जो धार होता है, पृष्ठाधार होता है, वो चपटा होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया है, और कुछ स्वच्छंद जंतु जैसे बटलूक है, ये आदि इसमें आते हैं। अगला आता है बच्चों नेमाटोडा। तो नेमाटोडा भी त्रिकोणिक होते हैं। ठीक है, आगे से नुकीला होता है, और इनमें द्विपार्श्व सममिति यानी दाएं और बाएं भागों की संरचना समान होती है, लेकिन इनका शरीर चपटा नहीं होता, इनका शरीर बेलनाकार होता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस बिल्कुल चपटा, जैसे फीता होता है ना, रिबन या पट्टा, उसी जैसे चपटा होता है। जबकि नेमाटोडा के जो जीव है उनका शरीर बेलनाकार होता है, और इनकी देहगुहा को कूटसीलोम कहा जाता है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं, परंतु अंगतंत्र इनमें, यानी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। ऊतकों के समूह भी बनते हैं, लेकिन उनमें अंग पूरी तरह से विकसित
नहीं होते। ये परजीवी होते हैं, और परजीवी यानी दूसरे जीवों पर रहने वाले, और दूसरे जीवों में ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गूल कृमि है, फाइलेरिया कृमि है, और पिन कृमि। पिन यानी नुकीली गोलाई रूप में घिरी हुई, तो पिन कृमि जिसे बोला जाता है, आदि पाए जाते हैं। अगला आता है बच्चों एनिलिडा। तो एनिलिडा भी द्विभाषा पर सम्मिलित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, इनमें देहगुहा भी पाई जाती है, और इनके वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं। इनमें वास्तविक अंग पाए जाते हैं जिनसे इनकी शारीरिक संरचना अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। तो विभिन्न होते हैं, और इनके अंगों में भिन्न भी होती है, तो इनका शरीर तक खंडों में इनका शरीर बटा रहता है, ठीक है। तो ये एनिलिडा या तो खारे या मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। संवहन यानी भोज्य पदार्थों का संवहन, भोजन का पाचन, भोजन का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, और तंत्रिका तंत्र इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है आर्थ्रोपोडा। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब है किसी भी संवेदना को ग्रहण करना, उससे अपना बचाव करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। अगला आता है बच्चों आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और इसमें द्विपाषा सममित पाई जाती है। इनका शरीर खंड वाला होता है, खंड। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण यानी रक्त जो है वह वाहिनियों में नहीं बहता। रक्त देह गुहा में भरा होता है, ठीक है। और तो इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जब किसी जीव में रक्त वाहिनियों में बहता है, जैसे कि मनुष्यों में स्राव और धमनियों में प्रवाहित होता है, तो इसे बंद परिसंचरण कहते हैं। और जब रक्त वाहिनियों में ना बह के खुले रूप में देह गुहा में पाया जाता है, तो उसे खुला परिसंचरण। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे झींगा है, तितली है, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा यह सबसे बड़ा संघ कहलाता है। अगला है मोलस्का। तो मोलस्का भी द्विपाषा में सम्मिलित होते हैं, यानी दोनों बाएं और दाएं दोनों भागों में संरचना एक समान होती है। इनकी देह गुहा बहुत कम यानी बहुत छोटी होती है, और इनके शरीर में थोड़ा बहुत जो है विखंडन भी इनमें पाया जाता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है, यानी ऊपर से कठोर आवरण पाया जाता है, और इनमें खुला संवहन और सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। इनमें खुला संवहन यानी रक्त जो है वह देह गुहा में पाया जाता है, जैसे घोंघा है, सीप है, ये उनमें आते हैं। किसमें आते हैं ये? मोलस्का में। अगला आता है एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा का अर्थ है कि त्वचा, जहाँ के इन जंतुओं की त्वचा जो है कांटों से ढकी हुई रहती है, यानी पूरी त्वचा पर इनके नुकीले कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु यानी खुले रूप में ये समुद्र के पानी में इधर उधर तैरते रहते हैं। ये गुहा एक त्रिकोरिक जंतु है। इनमें देह गुहा पाई जाती है जिनमें रक्त भरा रहता है, और इनके शरीर का आकार त्रिकोरिक होता है, यानी ऊपर से अग्रभाग से नुकीले होते हैं, ठीक है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, यानी जल के परिवहन के लिए जल संवहन नाल इनमें पाई जाती है, जो उनके चलने में भी सहायता करती है। और इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। इनके शरीर का आवरण जो है वो कैसा होता है? कठोर होता है, कि सख्त होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि स्टारफिश है, समुद्री अर्जुन है, इत्यादि, ठीक है। अगला आता है प्रोटोकार्डेटा। तो ये भी द्विपाषा में सम्मिलित होते हैं, तीन कोर वाले होते हैं, देह गुहा पाई जाती है, और इनकी शारीरिक संरचनाओं में अलग अलग होते हैं। कुछ में नोटुकार्ड पाई जाती है, और कुछ में नोटुकार्ड जो है विकसित नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये नोटुकार्ड कुछ में छड़ की तरह लंबी पाई जाती है, जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है, ऊपरी भाग पर पाई जाती है, और यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आते हैं जैसे हार्डमैनिया, ठीक है, और एम्फियोक्सस इत्यादि जीव इसमें आते हैं। अगला आता है वर्टिब्रेटा।
तो इस जंतु में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग है। इनमें वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है। वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी यानी वर्टिब्रल कॉलम या हड्डियां जिनमें या मेरुदंड जिनमें पाया जाता है उनको वर्टिब्रेटा संघ में रखा गया है। ठीक है, तो पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं और जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं। पेशियां यानी मसल्स। ठीक है, तो पेशियां अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे मनुष्यों में हाथों की पेशियां, पैरों की पेशियां, हमारे मुंह की पेशियां, जीभ है, जीभ भी हमारी एक लचीली पेशी संरचना है। तो पेशियां यानी जो मसल्स होती है लचीली संरचना होती है, तो एक कंकाल से यानी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। वर्टिब्रेटा द्विपार्श्व समेत होते हैं, 3 कोर वाले होते हैं, देहगुहा पाई जाती है और इनमें अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है, यानी अंगों का जो है अलग अलग विभेदन पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है जो मत्स्य। वर्टिब्रेटा में पहला आता है मत्स्य यानी मछलियाँ। तो समुद्र और मीठे जल दोनों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा जो है सल्क से या इसके से या प्लेटों से ढकी होती है। इनकी त्वचा पर सल्क या प्लेटें पाई जाती हैं और ये अपना मांसल पूंछे हुए तैरने के लिए करते हैं। ठीक है, इनकी मांसल लचीली पूंछ होती है, उसका उपयोग तैरने में करती हैं। इनका शरीर धारा रेखी होता है। धारा रेखी यानी आगे से नुकीला, पानी को काटने वाला। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेती है और उसको ये श्वसन के रूप में लेती हैं। ये असमतापी होते हैं और इनका हृदय जो है वह द्विकक्षीय, ठीक है, द्विकक्षीय होता है, यानी इनके हृदय में 2 भाग होते हैं। हृदय के 2 भाग होते हैं। ये सभी जीव अंडे देते हैं और कुछ में जैसे कि शार्क है और अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल हड्डियों का बना होता है, जैसे टूना है और रोहू है। ठीक है, तो बच्चों ये सब मत्स्य वर्ग में जितने भी प्रकार की मछलियाँ हैं सब मत्स्य वर्ग में आती हैं। अगला है जलचर, जल पर भी रहने वाले और जमीन पर भी रहने वाले। तो ये मछलियों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सल्क नहीं पाए जाते और इनकी त्वचा पर यानी त्वचा इनकी चिकनी होती है बाहर से, तो श्लेष्मग्रंथियाँ। इनका हृदय के 3 भाग होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। इनमें वृक्क यानी किडनी पाई जाती है। ठीक है, जो मूत्र के उत्सर्जन के लिए इसमें किडनी पाई जाती है और श्वसन क्लोम या फेफड़ों द्वारा, श्वसन या तो क्लोम के द्वारा या इनमें फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, ये सभी अंडे देते हैं और ये जमीन पर भी और पानी पर दोनों जगह ये जंतु रह सकते हैं। अगला आता है सरीसृप। तो ये असमतापी जंतु होते हैं। इनका शरीर सल्कों से ढका होता है और इनमें श्वसन जो है वह फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय इनका त्रिकक्षीय यानी 3 भाग, हृदय के अंदर से 3 भाग होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का जो हृदय है उसके 4 भाग होते हैं। इनमें किडनी पाई जाती है। अंडे देते हैं सभी जंतु और इनके अंडों पर कठोर कवच होता है, यानी मोटा आवरण होता है और जल स्थलचर की तरह इनमें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जमीन में अंडे कहीं भी किसी भी गड्ढे में ये जमीन में अंडे देते हैं। ऐसे कछुआ है, सांप है, छिपकली और मगरमच्छ इत्यादि, तो ये सभी अंडे देने वाले जीव होते हैं। अगला है पक्षी। पक्षी यानी समतापी। समतापी यानी एक समान ताप में रहने वाले। इनका हृदय 4 भागों में बटा होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं और आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है और इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया, यानी जितने भी पक्षी हैं सभी इसी के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अगला आ रहा है स्तनपायी। ठीक है, तो स्तनपायी ये भी समतापी होते हैं और इनका शरीर भी अंदर से 4 भागों में बटा होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए, यानी इनमें जो शिशु होता है तो उसके पोषण के लिए इनमें दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। शिशु के पोषण के लिए दूध की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी त्वचा पर बाल होते हैं और पसीना आता है इन्हें और इनकी त्वचा चिकनी तिल ग्रंथि इनमें पाई जाती हैं। इस वर्ग के सभी जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। ये अंडे नहीं देते, ये शिशुओं को
जन्म देते हैं। कुछ जंतु, अब इनमें से कुछ जंतु जैसे हैं जो स्तनपायी कहलाते हैं, वो अंडे भी देते हैं, जैसे इकेडना और प्लेटिपस। और कंगारू जैसे में आवासित बच्चे जो हैं वो मार्सुपियम की जो थैली होती है, कंगारू के पेट में जो थैली होती है ना, तो उसको मार्सपियम कहा जाता है। तो ये तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। यानी कंगारू के जो होते हैं वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, तो उसके पेट में जो थैली होती है ना, वो उसमें इनको रखता है, और जिस थैली को मार्सुपियस कहा जाता है। तो ये जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब ये थैली से बाहर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के आगे हम देख रहे हैं कि इनकी नाम पद्धति किस तरह से, ठीक है, नाम की पद्धति। तो बच्चों, हमने ये सब वर्ग देखे, इनके वर्गीकरण की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। तो इनके वर्गीकरण की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि सभी जीव संरचना में, आवास में, रहन सहन में, पोषण में, जनन प्रक्रिया में, जैसे अभी हमने देखा कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ से या गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, कुछ त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, कुछ फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, कुछ मतलब सब अलग अलग तरीके से श्वसन क्रिया करते हैं। कुछ जल में ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन के रूप में, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वायु के ऑक्सीजन ही ले पाते हैं। तो इस तरह से बहुत अधिक विषमताएं पाई जाती हैं सभी जीवों में, एक दूसरे से बहुत अधिक विषमताएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं विषमताओं के कारण इन्हें अलग अलग वर्गों में या अलग अलग समूहों में इन जीवों को रखा गया है। तो इसका अध्ययन हम आगे, थोड़ी सी एक टेबल है, टेबल को हम करेंगे, ठीक है। टेबल पेज संख्या 106, टेबल की संरचना दी है पेज संख्या 156। तो प्राणी प्राणी यानी जितने भी लिविंग पर्सन है, तो इन दो भागों में बांटा गया है प्राणियों को, कोशिकीय स्तर की संरचना के आधार पर और ऊतक के स्तर की, यानी कोशिकाओं के समूह। तो कोशिकीय यानी जो एक कोशिका के, और ऊतक यानी जो बहुकोशिकीय। तो कोशिकीय स्तर में पॉरीफेरा आ रहा है, ठीक है, पॉरीफेरा महिचित्र वाले। और जो ऊतक स्तर की संरचना है उसके होते हैं, ठीक है, बाह्य त्वचा कठोर और त्वचा के बीच में कोई, दूसरा आता है देहगुहा वाले, तीसरा आता है देहगुहा वाले। तो कूट देहगुहा जिन्हें यानी कूट यानी अल्प विकसित देहगुहा जिनमें पाई जाती है, ठीक है, और देहगुहा जिनमें पूर्ण कंप्लीट पाई जाती है वो। तो इस तरह से 3 भाग। तो देहगुहा वाले जो होते हैं उसमें आते हैं एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आपने अभी अपन ने देखा था कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जगह है, ठीक है। और दूसरे आते हैं अंदर स्तर की थैली से देहगुहा का बन जाना है, जिसमें देहगुहा जो है बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा के बीच में जो थैली होती है उसके द्वारा देहगुहा का निर्माण होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नोटोकॉर्ड विहीन होते हैं और एक होते हैं नोटोकॉर्डी, यानी एक जीव जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, तो इसमें आते हैं काइनोडर्मेटा, और एक जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसमें कार्डेटा आते हैं। तो जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो कार्डेटा कहलाते हैं, ठीक है। तो कार्डेटा भी प्रोटोकार्डेटा यानी जिनमें अल्प विकसित उपास्थियाँ पाई जाती हैं, और कार्डेटा यानी जिनमें विकसित मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कार्डेटा। तो कार्डेटा को पुनः है 5 भागों में बांटा गया है, कशेरुकी, ठीक है। तो कशेरुकी यानी हड्डियों वाले, मेरुदंड वाले। तो इसमें पहला मत्स्य आता है, दूसरा जल स्थलचर आता है, तीसरा सरीसृप या रहने वाले जीव आते हैं, चौथा इसमें पक्षी आता है, पक्षी यानी जो हवा में उड़ते हैं, और तीसरे आखिरी आती है स्तनपायी, ठीक है, यानी जो क्या होता है जिनकी बाल, जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है, और जिनमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और जिनमें शिशुओं को जो जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, शिशुओं को जन्म देते हैं, और शिशुओं को दूध पिलाने के लिए जिनमें दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों इनका वर्गीकरण किया गया है। अब इनका नाम कैसे रखा जाता है इस बात पे हम देखें तो नाम पद्धति के लिए वैज्ञानिक नाम, प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है
जो कि पूरे विश्व में एक समान होता है, ठीक है। क्षेत्रीय नाम सबके अलग अलग अपने क्षेत्र और भाषा के आधार पर रखे जाते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक नाम होता है वह केवल एक होता है और पूरे विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम एक जीव का चलता है। तो यह है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है, ठीक है। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से होता है और प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है, ठीक है। और जो वैज्ञानिक नाम है वो इटैलिक लिखे जाते हैं, ठीक है, यानी थोड़े से तिरछी भाषा में लिखे जाते हैं। और जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा है अभी जीवों का वर्गीकरण, यानी जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और उनका नामकरण की पद्धति को नामकरण करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा जीवों में विविधता या जीवों का वर्गीकरण। उसके अंतर्गत हमने देखा कोश की संरचना वाले प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, एक कोषीय या बहुकोषीय जीवों को देखा, कोशिकाभित्ति वाले जीवों का अध्ययन किया हमने, ठीक है, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमेलिया आदि जीवों का अध्ययन किया। और इसके अंतर्गत हमने जो प्लांटी को विस्तृत रूप से अध्ययन किया, एनिमेलिया का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने समस्त जीवों की वर्गीकरण की पद्धतियाँ देखी और हमने उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया।